Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today is our lecture number 17. Before starting lecture number 17, let's have a look on lecture number 16 के हमने उसमें क्या क्या किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लेक्चर नंबर 16 में किया था, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो एक मेथड जो सा अकाउंटिंग का अडॉप्ट करती है तो वो उसको वही जो सा मेथड जो सा फॉर द होल ईयर जो सा वो अडॉप्ट करना चाहिए. उसमें उसको चेंज नहीं लेके आनी चाहिए कि फॉर 2 मंथ से एक मेथड अडॉप्ट कर लिया, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ और नेक्स्ट 1 क्वार्टर जो सा वो दूसरा मेथड जो सा वो अडॉप्ट कर लिया. तो कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है वो ये शो करता है कि वन अकाउंटिंग मेथड फॉर द होल अकाउंटिंग ईयर. उसके बाद हमने क्या किया था कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा था. कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है कि व्हेन योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू एंड, तो तब आप जो है वो आपके लिए जो है रॉ मटेरियल दोबारा आ जाता है. प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू एंड तो आपके पास रॉ मटेरियल जो है दोबारा आ जाता है, आप फैक्ट्री में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. और उसमें फिर हमने ये भी पढ़ा कि जी फिज़िकल जो है इन्वेंट्री जो है वो भी टेकिंग की जाती है उसकी. देन LCM एंड अदर राइट डाउन ऑफ द इन्वेंट्री मेथड जो से वो पढ़े थे हमने. देन गुड इन ट्रांजिट कि अगर आपने जो है वो चीज़ें भेजी हैं या ख़रीदी हैं और अगर वो ट्रांजिट में है तो वो जो है उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन जो है अडॉप्ट किए जाएंगे. फिर हमने पढ़ा था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि व्हेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अप टू डेट, जहाँ बिज़नेस का वॉल्यूम जो है वो छोटा होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि या बिज़नेस जो है वो क्या करता है कि एनुअली तौर पे जो है फिज़िकल इन्वेंट्री जो है वो लेता है और उसमें से ओपनिंग, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो निकाल लेते हैं. देन वी स्टडी द वैल्यूएशंस मेथड इन द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के उसमें कौन कौन से वैल्यूएशन मेथड जो से वो होते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. उसमें हमने 4 मेथड जो है वो पढ़े थे. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 15 में भी हमने यही किया था कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसके बारे में रीडिंग की थी. और देन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें क्या था कि हमें पता चल जाता है या हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है कब आई थी और किसको सेल किया गया था. देन एवरेज कॉस्ट मेथड जो है हमने पढ़ा कि जी एवरेज कॉस्ट जो है वो निकाल ली जाती है. जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होते हैं उनकी एवरेज कॉस्ट निकाल के उसको जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चार्ज कर दिया जाता है. देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, FIFO मेथड पढ़ा था. जो फर्स्ट चीज़ें जो ओल्ड परचेजेस थी सबसे पहले उसको सेल आउट किया जाएगा और न्यू वन जो सी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम जो है कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में जो है एज ए इन्वेंट्री जो है शो करेंगे. देन फोर्थ मेथड जो हमने पढ़ा था दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ा था, दैट इज़ द LIFO मेथड्स. LIFO मेथड में क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन कि जो न्यू परचेज है उसको हम फर्स्ट सेल आउट करते हैं और जो रिमेनिंग इन्वेंट्रीज हमारे पास रह जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग जो हमने हमारी ओल्डर परचेज होती है उसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं और बैलेंस शीट में शो करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेट कि ये इन्वेंट्री को जो मैनेज किया जाता है इसको कैसे मेजर किया जा सकता है. एंड एट द एंड द अकाउंटिंग मेथड कैन अफेक्ट एनालिटिकल रेशो कि जो अकाउंटिंग मेथड्स कोई भी कंपनी जो है वो अडॉप्ट कर रही होती है तो उससे उसके जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो चेंज हो जाता है या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है वो चेंज हो जाता है. तो उसमें हमने सजेस्ट ये किया था कि जब भी आप जो है रेशो एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें क्या किया जाए कि जब आप कंपेयर करें 2 इंडस्ट्रीज़ को तो देखा जाए कि वो दोनों इंडस्ट्री जो है वो एक ही वैल्यूएशन मेथड जो है वो अडॉप्ट कर रही हो, ना कि मुख्तलिफ वैल्यूएशन मेथड्स. अगर एक LIFO कर रही है और एक FIFO कर रहा है तो देन उनकी जो रेशो आंसर आएंगे रेशोज़ के दैट इज़ नॉट कंपैटिबल, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकेंगे.
टुडे इज़ लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 17 में हम जो है चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड विद द प्लांट एंड intangible assets. Plant is the tangible asset, and then there are some other assets, those are intangible. तो उनके बारे में जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Let's start our today lecture with an example of Pakistan Cargo Services. अगर आप पाकिस्तान कार्गो सर्विसेज के बारे में जो है वो सोचें तो आपके जहन में जो है वो किस किस्म के एसेट जो है आपके जहन में आते हैं. तो आई थिंक कि आपके जहन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आप सोचेंगे वो आपके जहन में व्हीकल्स आएंगी, ट्रक्स आएंगे, जो है एरोप्लेन्स वगैरह जो है आएंगे, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को जो है अपने रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे या नियर टू एयरपोर्ट जो है वो देखा होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये ट्रक्स, ये व्हीकल्स जो है ये आपको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करनी होती हैं. पाकिस्तान कार्गो ने क्या किया कि दे हैव इन्वेस्टेड इन एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विद द एयरक्राफ्ट में उनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट जो सी है पाकिस्तान कार्गो लिमिटेड की, विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो पाकिस्तान कार्गो की इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ आल्सो इन द प्लांट, इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी मीन लैंड जो है उसमें भी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है. प्लांट एसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंपनी सच एज पाकिस्तान कार्गो सर्विस टू बी सक्सेसफुल इन इट्स डेली ऑपरेशंस. ट्रू कि पाकिस्तान कार्गो जैसी कंपनीज के लिए जो प्लांट और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनीज एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑपरेशन. जितनी भी कार्गो कंपनीज है में भी इनमें कुछ अमेरिकन कार्गो, अगर हम अमेरिकन कार्गो की एग्जांपल लें तो अमेरिकन कार्गो को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कार्गो ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, बिकॉज दे आर रनिंग इन ए वेरी बिग कंट्री एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. इसी तरह अगर चाइनीज कार्गो सर्विसेज की बात करें तो उनको भी जो है प्लांट और एसेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी. सो हियर वी आर सेइंग कि ये जो ऑपरेशंस के लिए एसेट्स की ज़रूरत होती है दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस. तो मैं भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हूँ तो उसमें ट्रक्स और जो है व्हीकल्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा ना पड़ती हो. कुछ कंपनीज जो है इस तरह की कार्गो की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें जो है टोटली बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है आपका व्हीकल्स पे, ट्रांसपोर्ट्स पे एंड एयरक्राफ्ट पे. And in addition, some company requires certain intangible to do the business. It is the rights and the privileges that have been developed or acquired, such as trade name and patents. These may be important to do a business as its equipment, building and land. अब intangible assets में वो क्या कह रहे हैं कि जी that is the right privileges to do the business, बिजनेस को डेवलप करने के लिए राइट्स और प्रिविलेजेस जो है वो दिए जाते हैं, सच एज नेम, पेटेंट्स, एंड दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज द इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड द लैंड. तो हमारा जो आज का लेक्चर है डैट इज़ बेस्ड ऑन द टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट्स मीन प्लांट एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. तो लेट्स सी कि आज के लेक्चर में क्या है. Plant assets, long-lived assets acquired for the use in the business operations, similar to the long-term prepaid expenses, जिनकी लंबी ज़िंदगी हो उस किस्म के एसेट जो है उनको प्लांट एसेट्स जो है वो कहा जाता है, या द लाइफ इज़ मोर देन 1 year. सिमिलर टू द प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस को के सिमिलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस यू पेड इन एडवांस, दैट इज़ जस्ट लाइक एन एसेट्स बट नॉट ए लॉन्ग टर्म एसेट्स. लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड आप उसको एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं, इसी तरह जो आपके
ऐसे एसेट जिनकी लाइफ जो सी है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर हो, तो उसको भी एज यू यूटिलाइज यू चार्ज इट इनटू द एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस में जो है वो चार्ज कर दिया जाता है। अब उसमें क्या हुआ कि द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एसेट्स इज़ द एडवांस परचेज ऑफ द सर्विसेज। जो आप प्लांट एसेट्स वगैरह जो उनसे परचेज करते हैं दैट इज़ द एडवांस परचेज ऑफ द सर्विसेज एज ईयर पास एंड द सर्विसेज आर यूज्ड द कॉस्ट इज ट्रांसफर टू द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह ईयर गुजरता जाता है तो आप उसकी कॉस्ट को एज एन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज कर देते हैं। और एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता क्या है, दैट इज़ the cost of the assets which you utilize to produce revenue for that particular year or particular period। तो उस particular period में जितना assets आपने utilize किया उतना जो उनसे आपने चार्ज कर दिया for depreciation expenses। मेजर कैटेगरी ऑफ प्लांट एसेट्स कौन से हैं? नंबर 1 टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट। द लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग फिजिकल सब्सटेंसेस। ऐसे एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो उनको हम जो है वो टेंजिबल एसेट्स का नाम देते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें की जाती है। लैंड, जब भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था डिटेल से कि लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट जो है वो कंसिडर किया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम में, क्योंकि लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। बिल्डिंग जो है आफ्टर सर्टन पीरियड 50 ईयर्स, 30 ईयर, 20 ईयर्स के बाद उसको डिमोलिश करना पड़ जाता है। सम टाइम जो है उस वेदर इफेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि वो जो है यूटिलाइज नहीं हो सकती, तो इसलिए बिल्डिंग और लैंड को जो है वो सेपरेट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद इक्विपमेंट्स जो है भी परचेज़ किए जाते हैं, जैसे जे लॉन्च कंपनी की एग्जांपल जो है आपको याद होगी कि उसमें उसने इक्विपमेंट्स परचेज़ किए थे। एंड देन फर्नीचर जो है ऑफिस के लिए परचेज़ किया जाता है, उसकी लाइफ दैट इज़ मोर देन 1 ईयर। जिस तरह आप अगर अपने घर में जो है वो एनालिसिस करें अपने घर का, तो घर में जो है आपके घर में जो बेड्स हैं, जो सोफ़ा सेट हैं, जो टेबल्स हैं, दे आर लॉन्ग लाइफ्ड। उनकी लाइफ जो सी है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर। सो दे आर टेंजेबल एसेट्स एंड दे आर लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह बिल्डिंग्स, इसी तरह ऑफिस में भी या बिजनेस में भी इस तरह के जितनी जो एसेट्स आते हैं दे आर इन कम अंडर टू द कैटेगरी ऑफ टेंजिबल प्लांट एसेट्स। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स विद नो फिजिकल सब्सटेंसेस। अब उसमें क्या होता है कि दे आर नॉन करंट एसेट्स और वो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है उनकी अवेलेबल नहीं होती। लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजेज, गुडविल, तो ये सारे क्या हैं? दे आर इंटेंजिबल एसेट। आगे जाके हम पढ़ेंगे ये पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजेज और गुडविल क्या है। थोड़ा सा इसमें एग्जांपल ये दे देते हैं। फ्रेंचाइजेज लाइक कि यूफोन की जो है वो फ्रेंचाइजेज जो है वो आपको काफ़ी जगह जो है वो मिल जाती हैं। पाकिस्तान में जो है वो एक सिटी में बहुत सारी जगह पे यूफोन, जैज़, इनकी जो है वो फ्रेंचाइजेज जो है वो मिल जाती हैं। ट्रेडमार्क लाइक जिस तरह मैकडोनल्ड का, KFC का है, इस तरह ट्रेडमार्क जो है वो यूज़ किया जाता है टू सेल द प्रोडक्ट। लेकिन उसमें होता यूँ है कि आप सेम एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके अलावा जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं दैट इज़ ऑन द सेम स्टैंडर्ड्स। उनके इंग्रेडिएंट, उसकी क्वालिटी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होती है। और यूजली अगर आपका जो है किसी फॉरेन कंट्री में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो प्राइसेस आर यूज टू सेम। अगर आप उनको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो प्राइसेस जो है वो सिमिलर होती हैं।
इसी तरह कुछ मेडिसिन की कंपनीज होती हैं जो पेटेंट्स जो है ले लेती हैं, लाइसेंस ले लेती हैं और क्या करती हैं कि वो मेडिसिन जो सपोज जनवरी में जो जिसकी इन्वेंशन हुई थी उसको पाकिस्तान में जो है वो बनाया जाता है और उसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। दे आर एसेट्स बट दे आर इंटेंजिबल एसेट्स, और जिसकी कॉस्ट आप जो है वो पे करते हैं। एंड देन थर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट एसेट्स, कैटेगरी ऑफ एसेट्स में जो आता है दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज साइट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब साइट्स जो सी हैं वो एक्वायर की जाती हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज को निकालने के लिए। तो वो कौन कौन सी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लाइक ऑयल रिज़र्व जो है साइट जो है वो एक्वायर कर ली। किसी कंपनी ने, कोई ऑफशोर कंपनी थी, वो क्या करती थी कि ऑयल जो है ऑयल की एक्सपर्टीज थी, तो उसने जो है वो साइट एक्वायर कर ली। एंड देन द टिम्बर जो है लकड़ी के लिए स्पेसिफिक माउंटेन जो है वो ले ली। अदर मिनरल्स और अदर मिनरल्स के लिए भी जो है वो यूटिलाइज की जा सकती है। लाइक माउंटेन जो है वो क्रश और सैंड बनाने के लिए, पेन बनाने के लिए जो है वो एक्वायर की जाती है। इसी तरह माउंटेन जो सी हैं वो एक्वायर की जाती हैं वैल्यूएबल स्टोन्स के लिए और कोयले के लिए जो है वो माइंस जो है वो एक्वायर की जाती हैं। तो इस तरह की सर्विसेज, इस तरह के रिसोर्सेज जो है वो अगर एक्वायर किए जाएं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, साइट्स जो है एक्वायर की जाए, इफ़ यू एक्वायर द साइट्स फॉर द एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, तो जितनी भी एग्जांपल दी तो वो भी हमारे किस में आएंगे, दैट इज they come under to the category of plant assets. अकाउंटेबल इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? एक्विजिशन के जब आपने उसको एक्वायर किया, एलोकेशन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट टू द एक्सपेंस ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ। अब क्या किया आपने, एक्वायर कर लिया, यू पेड सम मनी, और उसके बाद एलोकेशन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट के जितने की भी आपने वो एसेट जो है वो परचेज़ किया है उसको ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ। तो उसको आप क्या करते हैं कि एसेट्स की यूजफुल लाइफ के ऊपर जो है उसको डिवाइड कर देते हैं और डेप्रिशिएट कर देते हैं। सेल्स आर डिस्पोजल। और अब आपने क्या किया कि उसको सेल कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया। आई रिपीट इट, हुआ क्या कि आपने एक एसेट जो है वो ख़रीदा, लाइक कि आपने क्या किया कि एक गाड़ी जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए परचेज़ की, आपने एक्वायर की 500,000 की, 500,000 की आपने गाड़ी जो है वो एक्वायर कर ली। उसके बाद आपने देखा कि अच्छा जी ये गाड़ी जो है वो 10 साल तक मुझे जो है वो वैल्यू जो है वो दे सकती है। आपने उसको एलोकेट कर दिया, डेप्रिसिएशन उसकी एलोकेट कर दी। हाउ मच फॉर 10 ईयर्स के लिए आपने उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो एलोकेट कर दी। उसके बाद आफ्टर 10 ईयर आपने देखा कि यार अब ये गाड़ी मार्केट में सेलेबल है कि नहीं। आपने सेल जो है उसका देखा कि जी अच्छे चलें, ये जो है वो 5 लाख की ली थी, अब ये 10,000 20,000 रुपये की जो है वो सेल हो रही है, या जितनी भी कॉस्ट एट दैट टाइम बन रही है आपने उसको सेल कर दिया। या डिस्पोज ऑफ, अगर कोई चीज़ डिस्पोज ऑफ हो सकती थी तो आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट्स। अब क्या हुआ, व्हाट इज़ द कॉस्ट जो सी भी थी प्लांट की, दैट इज़ मतलब प्लांट को जब एक्वायर करते हैं तो उसमें कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर 1 द एसेट्स प्राइस। एसेट प्राइस जो एक्चुअल एसेट्स की प्राइस थी वो, एंड देन द रीज़नेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट। और रीज़नेबल और नेसेसरी कॉस्ट कौन सी आती है उसको देखते हैं। फॉर गेटिंग द एसेट्स टू द डिज़ायर लोकेशन, फॉर गेटिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज़। अब क्या हुआ कि जी आपने एक प्लांट जो है वो परचेज़ किया। सपोज आपने एक फैक्ट्री जो है वो बनाई है जिसमें आप प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो बनाते हैं। अब उस प्लांट की जो कीमत है वो कितनी है, 2 लाख रुपए, राइट।
2 लाख रुपए उस प्लांट की कीमत है। अब वो प्लांट जो है वो सपोज बनता है लाहौर में, लाहौर में कोई एक जगह है ऐसी जहाँ पे वो प्लांट बनता है, आपने 2 लाख रुपए दिए। अब वो प्लांट तो 2 लाख रुपए उसकी कास्ट है, लेकिन उस प्लांट को आपने इस्लामाबाद में वो फैक्ट्री लगानी है, तो प्लांट जो है लाहौर से इस्लामाबाद आएगा, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगी वो भी चार्जेस जो से होंगे वो भी आपके किस में आएंगे, एसेट्स की कॉस्ट में आएंगे। एक तो ये हो गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वहाँ से फैक्ट्री से लेके जो मैन्युफैक्चर था वहाँ से लेके जहाँ तक आपने उसको यूटिलाइज़ करना है जिस जगह पे, वहाँ तक लाने के लिए जितने भी चार्जेस होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते में जो टूल टैक्स जो है वो दिया गया है एंड सो ऑन, वो सारा टैक्सेस वगैरह अगर दिए गए हैं एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए, वो सारे कहाँ आएंगे, आपके कॉस्ट में ऐड होंगे। और उसके साथ फॉर गेटिंग द एसेट रेडी फॉर द यूज़, अच्छा चले वो आ गया, अब उसको जब वो आ जाता है तो उसको लगाना भी तो है किसी एक बिल्डिंग में, तो जब उस बिल्डिंग में लगाया जाता है तो उससे क्या होता है कि अब उसको लगाने की कॉस्ट जो सी है वो भी एसेट की ही कॉस्ट में आएगी। सपोज आपने जो सा 2 लाख का लिया, 20,000 उसकी कॉस्ट रही कैरिज की, टैक्सेस मिलाने के बाद, और 5,000 जो है आपके पास उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस आए कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। लाजमी बात है कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, तो उसको इंस्टॉल भी करना है प्रॉपर ज़मीन पे, उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसको कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, उसको ऑपरेट कैसे करना है। हाँ, अच्छा उसको इंस्टॉल कर दिया, और उसको इंस्टॉल करने के बाद अगर वो आपको ट्रेनिंग भी देता है तो वो भी चीज़ जो थी उसी के कॉस्ट के अंदर आ जाती है। इन सब चीज़ों को ऐड कर लिया जाता है तो हमारे पास जो से एसेट्स की प्राइस प्लस रीज़नेबल नेसेसरी कॉस्ट, नेसेसरी कॉस्ट मैंने आपको बता दी, सबको ऐड किया जाए तो वो हमारी कॉस्ट बन जाती है किसकी, एसेट्स की। वी हैव वन एग्जांपल डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑन May 4, हीट कंपनी एंड ओहियो मेकर ऑफ द स्टोव्स। ओहियो जो है दैट इज़ वन स्टेट ऑफ अमेरिका, जो आपकी जो है वो स्टोव बनाती है बाय ए न्यू मशीन फ्रॉम टेक्सास कंपनी। द न्यू मशीन हैज़ द प्राइस ऑफ द $52,000, सेल टैक्स वाज कंप्यूटेड 8%। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो न्यू मशीनरी जो सी थी, इट कॉस्ट इज $52,000 एंड द सेल टैक्स वाज कंप्यूटेड एट 8%। हीट को पे $500 शिपिंग कॉस्ट टू गेट द मशीन टू ओहियो। अब ओहियो स्टेट पे जो है उसको शिपिंग कॉस्ट जो पड़ी है दैट इज़ लाइक आप ये कह दें कि इस्लामाबाद में लाने के लिए उसको जो कॉस्ट पड़ी है दैट इज़ $500। आफ्टर द मशीन अराइव सेटअप कॉस्ट इज़, सेटअप कॉस्ट जो है वो कितनी थी, दैट इज़ $1,300 आर इंकर्ड अलॉन्ग विद द 4,000 इन टेस्टिंग कॉस्ट। अब टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो भी डाल दी, या आप इसको कह दें कि जी दैट इज़ वन टाइप ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द हीट को न्यू मशीन। अब उसमें क्या हुआ कि द कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉस्ट आपने पे की 52,000, उसके बाद जो टैक्स 8% था वो भी आपने पे किया, दैन शिपिंग जो है वो पे की 5,000 एंड देन उसके बाद सेटअप कॉस्ट कितनी थी, दैट इज़ 1,300 एंड अलॉन्ग विद द 4,000 इज़ द टेस्टिंग कॉस्ट। तो अभी इसको कंप्यूट करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट बनती है वो कितनी है। लिस्ट प्राइस कॉस्ट क्या थी, दैट इज़ 52,000 एंड सेल टैक्स 8%। जब सेल टैक्स आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ कैलकुलेटर पे करके देख लें, दैट इज़ 52,000 का 8% ले 4,160 एंड देन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 500, सेटअप कॉस्ट 1,300, टेस्टिंग कॉस्ट 4,000। तो अब आपके पास जो टोटल कॉस्ट टू द हीट को जो वो उस एसेट को परचेज करने में पुट करेगा, दैट इज़ 61,960। दैट इज़ द टोटल कॉस्ट फॉर दैट स्टोव मशीन। अब जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, May 4
न्यू मशीनरी इज एन एसेट में जब इंक्रीज होता है जो मेक इट डेबिट 61,960, तो ये टोटल उसने डेबिट कर दिया है। उसने क्या किया, कैश पे किया था, दैट इज द कैश 61,960। तो मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट, और नीचे आप जो है डिटेल बता देंगे द न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन कैश। कैश तो है, अगर कैश ना भी लिखे तो सिर्फ ये लिख दे न्यू स्टॉक मशीनरी जो है वो परचेज की आपने। स्पेशल कंसिडरेशन में देखते हैं कि स्पेशल कंसिडरेशन में क्या आता है। लैंड के बारे में बात करते हैं तो द कॉस्ट इंक्लूड द रियल एस्टेट कमीशन, एस्क्रोज फीस, लीगल फीस, क्लियरिंग एंड द ग्रेडिंग द प्रॉपर्टी। अब जब आप लैंड परचेज करते हैं तो लैंड परचेज करने में जो है वो जो कमीशन एजेंट होता है जो आपकी डील करवा रहा होता है, अगर आप डायरेक्ट जो है परचेज नहीं कर रहे सेलर से, तो उसका जो कमीशन होता है वो भी लैंड परचेज में ही आता है। उसके अलावा एस्क्रो फीस और लीगल फीस जो भी अब उस लैंड को जो ट्रांसफ़र फ़ी है उसकी, वो भी जो है लैंड के ही चार्जेस में आएगी। उसके अलावा क्लियरिंग के उसको क्लियर करने में जो भी चार्जेस जो है आपको लगे, लाइक के उसके जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ थी, उसने कुछ लाइबिलिटीज़ जो है पे करनी थी, तो वो आपने पे की और आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी, तो उसको भी। एंड द ग्रेडिंग द प्रॉपर्टी, ग्रेडिंग मीन के उसकी वैल्यू जो है आपने लगवाई किसी प्रोफेशनल से, तो उसने जो फीस ली तो वो भी आप क्या करेंगे कि वो भी आप कॉस्ट में ही कंसिडर करेंगे, वो भी आप लैंड की कॉस्ट में ही कंसिडर करेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि लाइक आप DHA में जो है वो प्लॉट लेने के लिए, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेने के लिए गए। अब वहाँ पे आपने क्या किया कि कमीशन एजेंट था, उसको बताया कि जी मैंने जो है वो प्लॉट लेना है DHA में, तो मुझे जो है वो वहाँ पे एक प्लॉट की ज़रूरत है। अब वो कहता है कि जी ठीक है मैं प्लॉट देखता हूँ। वो उसने आपको बताया कि जी ये आपकी रेंज कितनी है, आपने कहा जी मेरी रेंज जो सी है वो उसकी आप फिक्र ना करें, मुझे एक नाल का जो है वो प्लॉट जो है दिखाए अच्छी लोकेशन पे। देन वो आपको जो है वो DHA ले गया। वहाँ ले जाने के बाद आपकी एक जो है प्लॉट से ऑनर से मुलाकात हुई और जो है आपकी प्लॉट की डील हो गई। अब उसने फ़ी जो है अपनी चार्ज की, डील जितने भी लाख की हुई, उसके बाद जो भी उसका कमीशन था वो उसने चार्ज किया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि जो DHA की ट्रांसफ़र फीस थी, जो चार्जेस थे वो पे किए गए। और उसके बाद जो है अगर किसी प्रोफेशनल से आपने ग्रेडिंग करवानी है, ग्रेडिंग मीन कि अगर आपने बैंक से कहीं से लोन लेना था तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल की एक्सपर्टीज जो है वो रिक्वायर होती हैं। तो उस सिलसिले में क्या किया आपने कि प्रोफेशनल को बुला के उसकी ग्रेडिंग करवाई एंड देन यू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। तो ये सारी चार्जेस जो हैं दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंड परचेज। लैंड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट टू द लैंड सच एज ड्राइवेज, फेंसेस एंड द लैंडस्केपिंग आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। अब लैंड इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या करेंगे कि उसको जो है आप सेपरेट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। डैट विल नॉट इंक्लूड अंडर द कॉस्ट अंडर द हेड ऑफ लैंड परचेज। अब लैंड इम्प्रूवमेंट में क्या है कि आपने जो है वहाँ पे ड्राइविंग वे बनाया, रास्ता जो है वो बनाया, उसको क्लियर किया, ज़मीन आपने ज़्यादा ख़रीदी थी, फेंसेस उसकी जो है बाड़ लगाई एंड देन लैंडस्केपिंग एंड रिकॉर्डेड। मतलब ये जितने भी एक्सपेंसेस आपने लैंड परचेज करने के बाद लैंड को इम्प्रूव करने में जो है एक्सपेंस इंकर किए, वो सारे अलग जो है वो रिकॉर्ड होंगे। अब बात करते हैं बिल्डिंग की। अगर आपने कोई बिल्डिंग जो है कंपनी ने या किसी बिजनेस ने कोई बिल्डिंग जो है वो परचेज़ की है, रिपेयर मेड प्रायर टू द बिल्डिंग बीइंग पुट इन यूज्ड आर कंसिडर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। अब होता है क्या है कि सम टाइम आप जो है बिल्डिंग परचेज़ करते हैं तो बिल्डिंग की जो हालत है
दैट इज़ नॉट वर्केबल, काफ़ी अरसे से बंद पड़ी होती है, या जो ऑनर होता है वो इसी वजह से सेल कर रहा होता है कि अब उसकी जो है उस पर रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो या आपने बिल्डिंग खरीदी, वो उसके जो है रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, अब आपने उसमें वाइट वॉश करवाया, में इलेक्ट्रिसिटी का काम था वो करवाया, या बाकी जितनी भी रिपेयर मेंटेनेंस की, तो डेट विल कॉस्ट टू द डेट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की कॉस्ट का एक हिस्सा जो है वो बन जाएगा। कब तक? बिफोर यू शिफ्टेड इनटू दैट बिल्डिंग फॉर रनिंग द बिजनेस। अगर आप बीच में शिफ्ट कर जाते हैं और उसके साथ साथ उसके बाद में रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन आपने बिल्डिंग खरीदी, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, उसको वर्किंग कंडीशन में लेके एंड देन यू शिफ्टेड इनटू द बिल्डिंग, दैट कॉस्ट विल चार्ज टू द बिल्डिंग। बट वंस यू शिफ्ट इन द बिल्डिंग, उसके बाद जो रिपेयर मेंटेनेंस है दैट इज नॉट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, वो चार्ज नहीं की जाएगी। एंड देन इक्विपमेंट्स related interest, insurance and the property taxes are treated as the expense of the current period। अब जो भी आपने जो है वो क्या किए हैं, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स आर ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंश्योरेंस पे की है एंड द प्रॉपर्टी टैक्स आर ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। जो आपने पे किए हैं इक्विपमेंट को परचेज करने में, दे आर कंसिडर टू द टैक्स ऑफ द करंट ईयर, वो करंट ईयर में जो है एक्सपेंस चार्ज किए जाएंगे। अब इसमें एलोकेशन ऑफ द लम्प सम परचेज, कि आपने क्या किया कि लम्प सम परचेज कर लिया। अब लम्प सम परचेज में क्या होता है, तो ये कह रहा है आई थिंक आई विल बाय द होल थिंग, बार्न, लैंड एंड द एनिमल। अब वो कह रहा है कि जी ये एक उसको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ही वांट टू परचेज ऑल दिस बिल्डिंग, होल बिल्डिंग, जिसमें उसको जो है वो शेल्टर भी नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ उसको एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, देन लैंड भी वो बाय करना चाहता है। और like this is like a farm, not a farm house, इसको वो कहा जा सकता है जिसमें एनिमल्स भी साथ रखे होते हैं और ऊपर जो से आपकी रिहाइश जो से वो होती है। तो अब वो बाय करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, तो उसमें क्या किया जाएगा, द टोटल कॉस्ट मस्ट बी एलोकेटेड टू द सेपरेट अकाउंट फॉर ईच एसेट्स। अब जब ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो परचेज़ की जा रही हैं, तो क्या किया जाएगा कि इन सब चीज़ों को, लैंड को अलग कंसिडर किया जाएगा, बिल्डिंग को अलग या शेल्टर्स को अलग कंसिडर किया जाएगा, एनिमल को जो है वो अलग कंसिडर किया जाएगा और चार्ज किया जाएगा ईच एंड एवरी थिंग्स को प्रॉपर कॉस्ट पे, और वो आपके एसेट जो है वो ट्रीट किए जाएंगे। द लोकेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू FMV ऑफ ईच एसेट परचेज। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाएगी। जो आपने तो लमसम पर पेमेंट कर दी, अब उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू मीन के जितनी भी उसकी मार्केट प्राइस बनती है उसी हिसाब से आप उसको कंसिडर कर देंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ग्रेडिंग, लैंड ग्रेडिंग के बारे में कि जी उसका आप क्या करते हैं कि जी आप बताते हैं कि भी वैल्यू लगवाते हैं एक स्पेशलिस्ट से कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसी तरह इन बाकी चीज़ों की भी वैल्यू जो है वो कंसिडर की जा सकती है स्पेसिफिक एरिया में। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद फिर जो है फेयर मार्केट वैल्यू जो है ईच एंड एवरी जो है एसेट्स की वो चार्ज कर दी जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एनी मटेरियल एक्सपेंडिचर दैट विल बेनिफिट सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपको सेवरल मीन के बहुत सारे मैनी ईयर्स जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। ऐसा एक्सपेंस जो आपको बहुत नॉट सिंगल ईयर, मोर देन 1 ईयर जो है बेनिफिट प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। टू कैपिटलाइज एन एक्सपेंडिचर मीन टू चार्ज इट टू एन एसेट्स अकाउंट। अब कैपिटलाइज
जो है उसमें क्या है कि टू कैपिटलाइज एन एक्सपेंडिचर मीन्स टू चार्ज इट टू एन एसेट्स अकाउंट, कि उसको जो एक्सपेंस आपको बेनिफिट देता है मोर देन 1 ईयर, तो उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और उसको चार्ज करते हैं एन एज एसेट जो है उसको आप चार्ज कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो है आप चार्ज करते हैं। टू एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर मीन टू चार्ज इट टू एन एक्सपेंस अकाउंट। अब वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आप क्या करते हैं कि चार्ज करते एज एन एक्सपेंस अकाउंट, उसको एक्सपेंस कर दिया जाता है। वेरी सिंपल, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, एंड देन यू चार्ज इट टू द एसेट, एंड द एक्सपेंस विच हैव लेस देन 1 ईयर या रिपेयर मेंटेनेंस से रिलेट करते हैं तो उसको आप चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, अभी हमने एसेट्स की बात की और कहा था कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं जब आप एसेट जो है एक्वायर करते हैं, तो इट्स मीन कि यू एक्वायर्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, और उसको जितना यूटिलाइज किया जाता है उस तरह आप एज एन डिप्रिसिएशन जो है उसको एलोकेट कर देते हैं। द एलोकेशन ऑफ द कास्ट ऑफ द प्लांट एसेट्स टू एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच सर्विसेज आर रिसीव फ्रॉम द एसेट्स। The allocation of the cost of the plant asset to the expense in the period in which the services are received from the assets, के जिस पीरियड में सर्विसेज रिसीव की जाती हैं उसमें उतनी पर्टिकुलर कॉस्ट जो सी है उस एसेट की चार्ज कर दी जाती है, किसको, एक्सपेंस को, एक्सपेंस अकाउंट में उसको डाल दिया जाता है। द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड द एसेट्स क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में इसको पुट करते हैं, एसेट्स प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में एज द सर्विसेज आर रिसीव्ड, उसको जिस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। अगर बिल्डिंग है तो उसको आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह उसको जो है यूटिलाइज किया जाता है। द सर्विसेज आर रिसीव्ड, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर दी जाती है इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जो है उसको चार्ज कर दिया जाता है। रिपीटेड द कास्ट ऑफ प्लांट, कि प्लांट जब परचेज किया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एज एन एसेट्स जो है शो करते हैं, और जब उससे सर्विसेज रिसीव कर ली जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में शो कर देते हैं। डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होती है, दैट इज द कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड depreciation. Suppose the cost is 10,000, accumulated depreciation is 8,000, तो book value कितनी, 2,000. Accumulated depreciation contra assets represent the portion of an asset's cost that has already been allocated to the expenses. Accumulated depreciation, you accumulate the depreciation, this is, and contra assets represent the portion of assets cost that has already been allocated to the expense. That portion of the assets which you already utilized for producing the revenue and you have charged as an expense, that is the accumulated. Accumulated mean the total till the date you bought as asset. So जब से आपने वो asset जो है वो ख़रीदा है तब से लेके अब तक जितनी भी आपने उसकी कॉस्ट जो है वो चार्ज की है, एक्सपेंस को जितनी चार्ज जो है वो कॉस्ट जो है वो चार्ज की है, वो आप क्या कर लेंगे, दैट शोज इन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो है देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू रीज़न फॉर द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1 इसके फिज़िकली तौर पे क्या होता है कि वो इस कंडीशन में भी नहीं होता या डिस्ट्रॉय हो चुका होता है कि एसेट्स को जो है वो डेप्रिशिएट किया जाता है, उसकी वैल्यू जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती जाती है या उसको उतना यूटिलाइज किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उतनी कम की जाती है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि एब्सोल्यूट हो जाता है, लाइक के कंप्यूटर की एग्जांपल ली जाती है कि कंप्यूटर आपने नए परचेज़ किए 50,000 रुपीज़ के, और उसके बाद
2 और 3 ईयर्स के बाद जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो कंप्यूटर आपके लिए अब जो है वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, वो आपके लिए यूटिलाइजेबल नहीं है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अब पुरानी टेक्नोलॉजी उसमें यूटिलाइज नहीं होती, तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है। अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स जो से वो क्या है, देर आर यूजली 2 मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड सेकंड इज़ द डिक्लाइनिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पर ईयर इज इक्वल टू, कैसे डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे जो है कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूज़फुल लाइफ। अब कॉस्ट तो वो हो गई जो हमने अभी पढ़ा, पीछे काफ़ी डिटेल से स्टडी किया कि कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। रेजिडुअल वैल्यू ये है कि यू एक्सपेक्ट के जी अच्छा आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स जो है इस एसेट को मैं इतने, इसकी वैल्यू इतनी होगी। आफ्टर 10 ईयर्स यूटिलाइजेशन के बाद अगर इसको मतलब सेल करना पड़ा तो इसकी वैल्यू जो है वो इतनी होगी, डैट इज़ द रेजिडुअल वैल्यू। ईयर ऑफ यूज़फुल लाइफ, कि कितने साल तक आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में ऑन जनवरी एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। ऑन जनवरी 1, 2003 बॉस्को बाय ए न्यू बोट, Basco company pay 24,000 for the boat. The boat has an estimated residual value of 3,000. Residual value mean कि after जो है 5 years it can be sell at 3,000 and an estimated useful life of the 5 year. अब cost भी आ गई, residual value भी आ गई and useful life भी आ गई। Computing depreciation for 2003 using the straight line method. It's very simple. Cost minus residual value, year of useful life, 24,000 minus 3,000, तो आपके पास आ गया 21,000 डिवाइडेड बाय 5। पर ईयर कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज़ 4,200 पर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 जब आपने एसेट परचेज किया तो आपने 24,000 मेंशन किया एज एन एसेट्स, और ईच ईयर आप 4,200 एक्सपेंस जो है वो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन में, मतलब आप एसेट्स में से जो बोर्ड शो की है उसमें से 4,200 माइनस कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी डिटेल जो है वो आ गई, ईयर 1 टू ईयर 2003, 4, 5, 6 एंड 7, 5 ईयर्स हमारे पास आ गए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे हम कितना, 4,200 से, और टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 5 ईयर की, 21,000। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर जो है वो क्रेडिट होगी, जो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 4,200, वो भी 21,000 आ जाएगी। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस क्या होगा, 4,200 फर्स्ट ईयर में जो आएगा 4,200, देन 8,400, 12,600 ऐड करते जाएंगे वी अकोमोलेट। लेकिन पहले जो हमने किया है डेट इज द एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट टू क्रेडिट करेंगे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, और अकोमोलेट कितनी हो रही है, डेट इज एडिड ईच ईयर 4,200, 8,400, 12,600, 16,800 एंड 21,000। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएटेड बैलेंस जो है वो आपके पास बुक वैल्यू क्या आ रही है, अनप्रेडिक्टेड जो है बैलेंस जो है बुक वैल्यू में वो क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज़ 24,000 जो है वो आपके पास बुक वैल्यू थी। देन आपने 4,200 माइनस किए 2003 में, उसके बाद आपने माइनस किए 15,600, देन 11,400, देन 7,200, और जब ये सारा माइनस कर लिया तो आपके पास बाकी क्या बचा, दैट इज़ 3,000। तो 3,000 क्या है, दैट इज़ द salvage value. Salvage value is that value that after utilizing the asset you can sell out into the market. You expect that कि after 5 year in 2007 मैं ये बोर्ड जो है वो मार्केट में सेल कर सकता हूँ 3,000 में, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन ऑफ द
फ्रिक्शनल पीरियड कि अगर फ्रिक्शनल पीरियड आ जाता है तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाती है. व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ द एक्विजिशन मस्ट बी प्रोरेटेड. तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट्स सी. हाफ ईयर कन्वर्जन कैसे होगी, इन द ईयर ऑफ द एक्विजिशन रिकॉर्ड 6 months ऑफ द डेप्रिसिएशन. 6 months कैसे होंगे, 1.5. half year conversion, using the half year conversion calculate the straight line depreciation on December 31st 2001 for equipment purchased in 2003. The equipment cost is $75,000, has a useful life of the 10 years and an estimated salvage value of how much? $5,000. अब डेप्रिसिएशन क्या आ गई आपके पास, 75,000 माइनस 5,000 सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 और आपके पास 7,000 फॉर ए फुल ईयर आ गई. 7,000 इफ दैट इज़ फॉर फुल ईयर. तो देयर आर टू मेथड्स कि अगर आपने 6 month की निकालनी है देन आपने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया 1.5 से. 1.5 मीन के हाफ ईयर की आ गई. अनदर मेथड इसमें क्या किया जाएगा, सपोज आपके पास 5 months की आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, यू डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपके पास 5 months की आ जाएगी. 3 months की, 2 months की और 1 month की भी इसी तरह निकाली जा सकती. तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, दैट इज फॉर हाफ ईयर 3,500. सेकेंड मेथड जो हमारे पास आता है दैट इज द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड्स. Depreciation in the early years of an asset's estimated useful life is higher than in the later year. अब क्या होता है कि इसमें ये assume किया जाता है depreciation in the early years of the asset's estimated useful life is higher than in the later year. कि पहले जो है वो पहले यूज़फुल लाइफ जो सी है अर्ली ईयर्स में ज़्यादा कंसिडर की जाती है एज कम्पेयर टू द लेटर ईयर्स. कि पहले डेप्रिसिएशन जो सी है वो ज़्यादा चार्ज की जाती है और सेकंड जिस तरह आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक गाड़ी की एफिशिएंसी जो है फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सेकंड ईयर में इट्स डिक्लाइन, थर्ड ईयर्स में उससे कम हो जाती है, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में. सपोज हम 5 year की अगर बात करें तो फिफ्थ ईयर में उसकी जो है एफिशिएंसी जो है वो कम होती है. इसमें क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज द रिमेनिंग बुक वैल्यू इनटू द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट. एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट, the double declining balance depreciation rate is the 200% of the straight line depreciation rate of the 1 over useful life. कि वो उससे डबल जो है वो कंसिडर किया जाता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड्स में कंसिडर किया जाता है. एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट जो है डेट इज़ द 200% ग्रेटर देन द स्ट्रेट लाइन मेथड. तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेम एग्जांपल हम लेते हैं. ऑन January 1, 2003 Basco buys a new boat. Basco pays $24,000 for the boat. The boat has an estimated residual value of $3,000 and an estimated useful life of 5 years. Compute the depreciation for the 2003 using the double declining balance methods or declining balance methods. तो इसमें कैसे की जाएगी, अब 2003 डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेनिंग बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी आपके पास आ गई, डेट इज़ जो बुक वैल्यू आपके पास है डेट इज़ 24,000. और उसको कैसे किया जाएगा, मतलब उसकी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका मेथड क्या है, दैट इज़ 2 into 1 over जैसे हमने पीछे पढ़ा था यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट्स. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 into 1 over यूज़फुल लाइफ. यूज़फुल लाइफ कितनी है, दैट इज़ द 5. तो 2 into 1 over 5 तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज़ द 40%. तो 40% ईच ईयर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, बट दैट इज़ द रिमेनिंग बुक वैल्यू. जो रिमेनिंग बुक वैल्यू होगी उस पर 40% जो है वो
चार्ज की जाएगी। अब इसमें देखें कि जैसे कैसे किया गया है। 2003, 4, 5, 6, 7 5 ईयर्स हमारे पास आ गए। अब इसमें हमारे पास बैलेंस कितना था, एसेट कितने में परचेज किया, 24,000 में इंटू 40% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली गई, दैट इज़ 9,600। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस आपके पास बचा 14,400। जब 9,600 माइनस किया फिर उससे 40% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की, दैट इज़ 5,760 माइनस कर दिया 14,400 से, देन वी हैव 8,640, देन 40% चार्ज किया, आपके पास कितनी आ गई 3,456, अगेन माइनस किया, देन यू हैव 5,184, आपने 40% निकाला एंड देन यू माइनस 2,740 और एंड देन यू प्लग इनटू द ईयर 5, और ईयर 5 में आपने क्या चार्ज किया, वन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 110 जो रिमेनिंग बच गए थे आपके। अब अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 9,600, उसके बाद 15,360 एंड सो ऑन। टोटल अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ गई 2,100। लास्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है 5th ईयर, दैट इज़ 110, क्योंकि आपने रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कंसिडर की थी 3,000। बुक वैल्यू आपके पास रिमेनिंग जो बुक वैल्यू आती गई उस पर आपने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की थी। तो इस तरह इसका स्केड्यूल बन जाता है डिक्लाइनिंग मेथड का। और अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पे नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में आपने ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया, क्योंकि हमने पीछे ये स्टडी किया है कि जो भी एसेट्स है वो आपको सम कंपनी जो है ये कंसिडर करती हैं कि एसेट की जो एफिशिएंसी है वो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होती है, सेकंड ईयर में उससे कम, थर्ड ईयर में उससे कम, और वो डिक्लाइन करती जाती है। सो दे प्रेफर द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। Total depreciation over the useful life of an asset is the same using either the straight line methods or the declining method. So total useful life जो सी है एक एसेट्स की, वो दोनों में स्ट्रेट लाइन मेथड में और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में सेम कंसिडर की जाती है। और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो सी है दैट इज़ 21,000 और बोथ कंडीशंस में सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में क्या होता है, एस्टिमेट्स ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू में डिफर फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी। अब जो है यूजफुल लाइफ और जो है उसमें रेजिडुअल वैल्यू जो है डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। The reasonableness of the management estimates is evaluated by the external auditors. तो वो external auditors पे डिपेंड करता है कि ये यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो किस तरह कंसिडर की जाती है। देन अगेन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। इफ़ यू अडॉप्ट वन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन देन आप दूसरा मेथड जो है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू फॉलो द वन मेथड्स टिल एसेट्स आपका जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। रिवाइजिंग द डेप्रिसिएशन रेट, उसमें क्या किया जाता है, प्रेडिक्ट द सैल्वेज वैल्यू, प्रेडिक्ट द यूजफुल लाइफ। सो द डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन जो है वो एस्टिमेट किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं सैल्वेज वैल्यू को कि जी इतने साल के बाद यूजफुल लाइफ इतनी होगी और उसके बाद जो हमारा एसेट्स है वो इस वैल्यू पे सेल आउट कर दिया जाए। ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट्स न्यू इंफॉर्मेशन में कम टू लाइट दैट इंडिकेट्स द ओरिजिनल एस्टिमेट्स नीड टू बी रिवाइज। कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सी आ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है या न्यू इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको रिवाइज करना पड़ता है अपना डिसीजन। रिवाइजिंग डेप्रिसिएशन रेट में एक एग्जांपल जो है वो करते हैं। On January 1, 2003, equipment was purchased that cost $30,000, has a useful life of the 10 years and no salvage value. अब जो salvage value थी वो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, 10 साल इसकी जो है वो लाइफ है। अगर एट दैट टाइम अगर आप कैलकुलेट करते तो सिंपली 30,000 डिवाइडेड बाई 10 तो आपके पास कितनी आ जाती, 3,000। ड्यूरिंग 2006 द यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 8 ईयर, टोटल 5 ईयर रिमेनिंग।
अब क्या हुआ कि जो सा 2006 में क्या हुआ कि उसकी जो सा वो लाइफ को जो सा वो रिवाइज कर दिया गया और कहा गया कि जो सा लाइफ वाज रिवाइज टू 8 ईयर, कि अब कहा है कि वो 10 साल नहीं होंगे, वो 8 साल होंगे। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2006 यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। रिवाइजिंग डेप्रिसिएशन रेट, उसमें क्या हुआ, व्हेन आवर एस्टिमेट चेंज डेप्रिसिएशन इज बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज। बुक वैल्यू जब डेट चेंज हुई थी, सैल्वेज वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज वो क्या थी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज। बुक वैल्यू जब चेंज हुआ, सैल्वेज वैल्यू जब चेंज हुआ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स जब चेंज किया गया। द कॉस्ट ऑफ एसेट इज द 30,000। अब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो कितनी अकामुलेट हुई थी, हमने कहा था कि 3,000 पर ईयर होगी, तो डेट इज फॉर 3 ईयर्स 9,000 हुई। तो रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी थी, डेट इज 21,000 फॉर 3 ईयर्स। सो रिमेनिंग ईयर कितने हुए आपके पास, डेट इज रिमेनिंग ईयर इज 5, तो 21,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 4,200 नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हमारी जो है वो काउंट की जाएगी। अगर आप देखें पहले 3 साल काउंट हो गए, अब उसने कहा था कि 8 ईयर्स पे हो जाएगी, तो 3 ईयर्स पहले काउंट हो गए एंड रिमेनिंग इज 5 ईयर। तो जो रिमेनिंग ईयर्स हैं रिमेनिंग बुक वैल्यू पे डिवाइड कर दिया। अगर सैल्वेज वैल्यू हमें अवेलेबल होती तो हम वो 21,000 से माइनस करके डिवाइडेड बाय कर देते और हमारे पास रिवाइज डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाती। Impairment of assets, if the cost of an asset cannot be recovered through the future use or sales, the asset should be write down to its net realizable value। अब क्या होता है कि एसेट्स उनसे अगर उसको यूज़ करके उसकी मतलब उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है आपके पास, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको सेल आउट नहीं किया जा सकता और उसकी कॉस्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता, तो क्या क्या कर देते हैं, उसको राइट डाउन कर दिया जाता है किस पे, नेट रियलाइज वैल्यू पे। डिस्पोजल ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट, अपडेट द डेप्रिसिएशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। उसमें अगर डिस्पोज ऑफ किया जाता है एक प्लांट या इक्विपमेंट को तो क्या किया जाता है कि उस डेप्रिसिएशन को अपडेट किया जाता है। जर्नलाइज डिस्पोजल बाय रिकॉर्डिंग, अब कैसे किया जाता है, रिकॉर्डिंग कैश रिसीव डेबिट और पेड क्रेडिट। मतलब अगर कैश रिसीव किया जा रहा है तो उसको डेबिट करेंगे और कैश अगर पे किया जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं कि क्रेडिट कर देते हैं। रिमूविंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसको डेबिट करके रिमूव कर दिया जाता है। रिकॉर्डिंग ए गेन क्रेडिट और लॉस डेबिट, अगर गेन है तो वो क्रेडिट किया जाता है और लॉस है तो वो डेबिट कर दिया जाता है। और उसके बाद रिमूविंग द एसेट्स कॉस्ट क्रेडिट, तो जो एसेट की कॉस्ट होती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। अब रिकॉर्डिंग ए गेन क्रेडिट और लॉस डेबिट, इफ़ द कैश इज़ ग्रेटर दैन द बुक वैल्यू रिकॉर्ड ए गेन। अगर कैश जो रिसीव कर रहे हैं आप उसको डिस्पोज ऑफ करने से, तो अगर तो वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड ए गेन, आप गेन रिकॉर्ड करते हैं। इफ़ द कैश इज़ लेस दैन द बुक वैल्यू, तो फिर लाजमी बात है कि बुक वैल्यू से कैश आप लेस रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको लॉस जो है वो कंसिडर करेंगे। इफ़ कैश इज इक्वल टू द बुक वैल्यू देन नो गेन और द नो लॉस रिकॉर्ड किया जाता है। वी हैव वन एग्जांपल ऑन September 30th, 2003, Avance Map Company sells a machine that originally cost $100,000 for $60,000 cash. The machine was placed in services on January 1998. It has been depreciated using the straight line method with an estimated salvage value of $20,000 and an estimated useful life of the 10 years. Let's answer the following question. The amount of depreciation recorded on the September 30th, 2003 to bring depreciation up to date. अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि depreciation जो है उसको up to date करना है और उसको जो dispose of करने में हमारी सबसे पहले requirement थी that is to up to date the depreciation. up to date कैसे किया हमने, that is 6,000 accumulated depreciation हमारे पास क्या आई,
वैल्यू कितनी थी 100,000, $1,00,000 माइनस किया हमने दैट इज़ द सैलवेज वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो हमारे पास डॉलर कितने आ गए, दैट इज़ $8,000 पर ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द सितंबर 30th की कितनी होगी 9/12 हमने कर दी, दैट इज़ फॉर 9 मंथ, दैट इज़ 6,000। अब उसके बाद आफ्टर अपडेटिंग द डेप्रिसिएशन द मशीन बुक वैल्यू ऑन सितंबर 30th 2003। अब बुक वैल्यू जो सी है वो सितंबर 30th को क्या होनी चाहिए, वी हैव 4 ऑप्शन, दैट इज़ द 54,000। अब कॉस्ट कितनी थी, दैट इज़ 100,000 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 ईयर की डेप्रिसिएशन दैट इज़ 8,000 और जो आपके 9 मंथ की थी दैट इज़ 6,000। तो 46,000 जो से आपकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, देन यू माइनस इट फ्रॉम द 100,000 एंड देन द रिमेनिंग बुक वैल्यू इज़ द 54,000। द मशीन्स सेल्स रिजल्ट इन गेन हुआ, लॉस हुआ, और a gain of 6,000, a gain of 4,000, a loss of 6,000, a loss of 4,000. What's happened? Let's see. Gain of 6,000. Cost, accumulated depreciation, book value minus cash received. Cash received कितना गया 60,000 और gain कितना हुआ? You have a gain of 6,000. This is the end of today's session. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। होप आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। बुक को जो है वो रीड कीजिएगा, यू विल फाइंड सो मैनी न्यू थिंग्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।